बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम रमजान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को हल्का सा दबा दें, बेल आइकन के बटन को पुश कर दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा और आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। पाकिस्तान की सियासत में आजकल एक हलचल मची हुई है और काफी गर्मा गर्मी नजर आ रही है और ये वन पॉइंट एजेंडा है और वो है तहरीक अदम एतमाद। इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद लेके आ रही है अपोजिशन और इस हवाले से काफी पार्टियां आपस में रवाबत कर रही हैं, पुरानी दुश्मनियों को बुला रही हैं, पुरानी रंजिश को खत्म कर रही हैं और एक एजेंडे के तहत सब मिलजुल कर तहरीक अदम एतमाद पेश करना चाहती हैं। इस हवाले से जो सबसे अहम मरकज आजकल बना हुआ है, जिसके ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, वो है चौधरी ज़ौहरुल्लाह हाउस, ज़ौहरुल्लाह रोड पे वाक़या चौधरी ज़ौहरुल्लाह हाउस, जहां पर पहले एमक्यूएम का वफ्द गया, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान गए और अब शहबाज शरीफ 14 साल बाद उस दरवाजे पर जाके दस्तक देंगे। इससे पहले 2009 में शहबाज शरीफ ने शुजात हुसैन की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की थी, लेकिन उसके बाद इनके दरमियान कोई वापत नहीं रही। हालांकि पहले इनके दरमियान काफी अच्छी ताल्लुकदारी थी, अच्छी रिश्तेदारी चल रही थी। जब मौलाना फजलुर रहमान और चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान एक मुलाकात हुई, तो वो मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा और ये भी बताऊंगा कि पहले तरीके अदम एतमाद माजी में कब कब पेश की गई, क्यों क्यों पेश की गई, किस किस ने तरीके अदम एतमाद किसके खिलाफ पेश की। बीबीसी ने इस हवाले से एक आर्टिकल पब्लिश किया है। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि माजी में तरीके अदम एतमाद कौन कौन सी पार्टियों ने किस किस के खिलाफ पेश की। पाकिस्तान 1973 के आइन में जब तरीके अदम एतमाद का तरीका वाज़िया किया गया तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 2/3 अक्सरियत हासिल थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट असेंबली में रखते थे। तो कभी यह तहरीक किसी ने पेश करते हुए सोचा भी नहीं, मगर आगे चलकर जब मुल्क एक बार फिर जमहूरी सफर शुरू हुआ तो तहरीक अदम एतमाद जैसी फिजा भी इसका मुकद्दर बन गई। ये तहरीक अदम एतमाद जो 1973 का जो आइन है उसमें वाज़िया की गई थी और उसके बाद क्योंकि मार्शल का भी काफी लंबा अरसा रहा तो इसका तहरीक अदम एतमाद पेश करने की ना नौबत आई और ना जरूरत समझी गई। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने जब 1986 में मुल्क वापस आई तो पंजाब के शहर लाहौर में इनका जो इस्तकबाल हुआ वो आज तक एक तारीखी इस्तकबाल समझा जाता है कि जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो दुख्तर थी बेनज़ीर भुट्टो, जब वो लाहौर में लैंड की थी तो एक बड़ा जम्मे गफीर था अवाम का। लाहौर की सड़कों पर हर तरफ अवाम ही अवाम थे। 1988 में जब ज़ियाउल हक एक फ़िज़ाई हादसे में हलाक हो गए तो उसके बाद नए आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग ने मार्शल लॉ नाफिज करने या कोई और निज़ाम हुकूमत मुतारफ करने के बजाय आम इंतखाबात का ऐलान किया। इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की, जो बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की पहली खतून वज़ीर आज़म बन गई। इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला बने। एक सहाफ़ी है नुसरत जवेद, उन्होंने कहा कि वो अरसा था जब कहा जाता था कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत सिर्फ चकलाला और फैजाबाद के चौक में खत्म हो जाती है। ताहम ये किस्सा इसके आगे भी चला और लोगों ने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो ने किस तरह हुकूमत की। अभी हुकूमत को बने दो साल गुजरे थे कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें, अपोजिशन की जमातें वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर मुत्तफिक होगी कि अपोजिशन ने बेनज़ीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया। नुसरत जवेद के मुताबिक अपोजिशन अपने अरकान मरी ले गए, जबकि पीपल्स पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला आफ्ताब शेरपाव अपने अरकान को स्वात ले गए ताकि कोई वफादारी तब्दील ना कर सके। और यहीं पे मियां नवाज शरीफ थोड़ी सी मार भी खा गए थे कि वो अपने अरकान को मरी में ले गए, जहां पर वो उनके अरकान एक दूसरे से बातचीत करते रहे, बातचीत करते रहे, जबकि बेनज़ीर भुट्टो ने जब स्वाद में उनको भेजा तो वहां पर उनका कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था। अब मैं आपको बताऊं कि इस तहरीक अदम एतमाद का पस मंजर क्या है, क्योंकि जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद पेश होने जा रही है उसका थोड़ा सा वाज़ा करने के लिए इस तहरीक अदम एतमाद का पस मंजर जाना बड़ा जरूरी है। बेनज़ीर हुकूमत के पहले दौर में करप्शन को मुल्की हालात की खराबी की वजह करार दिया जा रहा था। सदर मुमलिकत इसहाक खान जो साबिक ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने 2 बार असम्बलियां तहलील करके हुकूमत के खात्मे का ऐलान भी किया। रवीद खान की सरबराही में एक सेल भी कायम किया गया जिसे हुकूमती इदारों की तरफ से की जाने वाली बदनवानी पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में ही इनके शोहर आसिफ जरदारी के खिलाफ भी करप्शन और अगवा जैसे इल्जामात मीडिया में आते रहे हैं। हमद मीर जो एक सीनियर सहाफ़ी है, उनके मुताबिक यह कैसा वक्त था जब ISI के सरबराह जनरल हमीद इंतखाबात से कबल ही बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ खासे एक्टिव हो चुके थे और वो भी इस अदम एतमाद के भरपूर हामी थे। उन्होंने इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद IJA के नाम से अपोजिशन को मुतहद कर दिया, जबकि खान अब्दुल अली खान जैसे नामवर अपोजिशन रहनुमा भी वज़ीर आज़म के खिलाफ एक्टिव नजर आए।
दोस्तों जुवैद के मुताबिक फौज के अंदर बहुत से लोगों को यह खौफ था कि अगर बेनजीर भुट्टो ने कदम जमा लिए तो फिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने उनके बाप और मुल्क के पहले मुंतखब जुल्फिकार भुट्टो को फांसी दी थी और अजीतें पहुंचाई थी। ताम रातों रात IGI बना दी गई। इनके मुताबिक नताइज फिर भी तवक्कुआत के बरकस रहे। बेनजीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बन गए मगर इन्हें पंजाब की हुकूमत नहीं दी गई। तमाम तर कोशिशों के बावजूद जब अपोजिशन बेनजीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक नाकामी से दुचार हुई, नाकामी बैनुल-अक़वामी खबरात की सुर्खियों में नुमाया तौर पर शाया हुई। सहावी एक नसीम ज़ारा उन्होंने कहा कि बेनजीर भुट्टो उनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी एक तारीख रहती है। इनके मुताबिक बेनजीर भुट्टो के साथ साबित कदम लोग थे जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था। नुसरत जुवैद इस दलील की हिमायती हैं। उनके मुताबिक जैसे ही अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में पेश की गई तो पीपल्स पार्टी के एक रुकन तिलावत कुरान के बाद फौरी तौर पर खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि इन्हें जबरदस्ती कुछ लोग मरी ले गए थे, मगर वो अपने लीडर और अपनी हिमायत के अपने लीडर और अपनी जमात के साथ खड़े हैं और इस तहरीक के खिलाफ है। नुसरत जुवैद के मुताबिक अपोजिशन के लिए पहला झटका था। उनके मुताबिक जब इस तरीके से बात पर वोटिंग हुई तो हुकूमत के हक में 4 वोट अजाफी निकल आए। अहमद मीर के मुताबिक इस तहरीक की कामयाबी की सूरत में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ गुलाम मुस्तफा तौहीन ने वज़ीर-ए-आज़म बनना था, जबकि पंजाब के वज़ीर आला नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि अपोजिशन लीडर वज़ीर-ए-आज़म बने। दूसरे जुवैद के मुताबिक चौधरी अनवर अजीज जो IGI के प्लेटफॉर्म से रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे, उन्होंने इस करारदाद को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया था, जिसकी वजह से हुकूमत को 4 वोट अजाफी मिले थे। अहमद मीर के मुताबिक बेनजीर भुट्टो के पहले दौर में ISI IB में भी सख्त मुकाबले की फजा थी। ऐसे हालात में जब ISI की हुकूमत के खिलाफ खड़ी नजर आ रही थी तो IB वज़ीर-ए-आज़म तक बर वक्त सही इत्तलात पहुंचा रही थी। अब जो इमरान खान के खिलाफ तरीके एतमाद पेश की जा रही है, ये जो बेनजीर नवाज शरीफ और बेनजीर ने तरीके एतमाद पेश की थी, इसमें थोड़ा तरीके एतमाद का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इससे पहले इमरान खान एतमाद का वोट दे चुके हैं। एतमाद का वोट हालांकि खासा मुश्किल होता है। एतमाद के वोट में आपने गिनती वहां पर पूरी करनी होती है, जबकि तरीके एतमाद में आपने अपने अरकान को गैर हाजिर रखना होता है। तरीके एतमाद में यह होता है कि वहां पर सिर्फ वहां पर जो मौजूद लोग थे उनकी काउंटिंग नहीं थी, बल्कि आपने नंबर्स वहां पर अपने मुकम्मल करने होते हैं। और इमरान खान एक अहम जो एतमाद का वोट था वो ले चुके हैं। तरीके एतमाद इनके सूरत में कामयाब होती है या नहीं होती, ये तो ऑपोजिशन की कारकर्दगी बताएगी कि ऑपोजिशन किस हद तक अरकान को साथ मिलाने में कामयाब रहती है। लेकिन ये जो मुलाकात हुई थी परवेज लाई चोइशदार और मौलाना फजलुर रहमान की, इसमें मौलाना फजलुर रहमान ने हमायत मांगी थी तरीके एतमाद के लिए चौधरी परवेज लाई चोइशदार हुसैन से। तो चौधरी परवेज लाई चोइशदार साहब का सवाल था कि इसके बाद क्या सेटअप बनेगा। तो मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि PDM के साथ मुशावरत के साथ हम इसका नया सेटअप ला लेंगे, लेकिन आप हमारे साथ थोड़ी सी हमारे मदद करें कि मैं जो धरने में आपके पास मानत खा के गया था वो मैं आपसे वापस लेने आया हूँ। तो चौधरी परवेज लाई ने कहा कि आप हमारे लिए काबिल मोहतरम है, आसिफ जरदारी भी यहाँ पर आए हैं, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल मोहतरम है, लेकिन हम क्योंकि हुकूमती जो हुकूमत है उसके हम हमायती हैं, उसके साथ हमारा मुआहदा है कि हम उसकी हमायत करेंगे। तो वैसे भी हमने खारजी और दाखिली मामलात को देखना होता है, तो ये फैसले के लिए हमें थोड़ा सा वक्त दें ताकि हम अपनी पार्टी के साथ फैसला कर लें, मुशावरत कर लें, फिर हम उसके बाद आपको कोई ना कोई जवाब देंगे। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि शहबाज शरीफ आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं, तो आप भी तमाम पिछली रंजिशें गिले शिकवे भुलाकर खुले दिल के साथ उनका इस्तकबाल कीजिएगा, खुले दिल के साथ उनके साथ बात कीजिएगा, पुरानी कोई बात ना दोहराइएगा। तो परवेज लाई ने इस मौके पर कहा कि हम खानदानी लोग हैं, हम घर आए मेहमान की इज्जत करते हैं और हम बड़े वज़ादार लोग हैं। शहबाज शरीफ आए, हम उनको वेलकम करेंगे, हमारे पास जो भी आएगा हम उसको वेलकम करेंगे। इससे पहले आसिफ जरदारी गए, उसके बाद MKM गए, मौलाना फजलुर रहमान गए। मौलाना फजलुर रहमान ने वहाँ पर 1 पॉइंट एजेंडा रखा कि हम तरीके एतमाद में आपकी हिमायत चाहते हैं। उन्होंने बताया कि हमें महंगाई के इशू है, आवाम बड़ी परेशान है, इस तरह दूसरे मामला बताए, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा यही था कि तरीके अदम एतमाद को कामयाब करवाया जाए और आप जो कहेंगे आपकी राय मुकद्दम रखी जाएगी, आपकी राय को अहमियत दी जाएगी। बहरहाल चोइशदार हुसैन और परवेज लाई ने वक्त मांगा है, अब देखें वक्त में वो किस पलड़े में जाते हैं, और PDM के पलड़े में जाते हैं या इमरान खान के पलड़े में जाते हैं। लेकिन परवेज लाई इस तरीके एतमाद में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस अंदरूनी जो कहानी थी, अंदरूनी इजलास में उन्होंने कहा था कि आप अगर चाहें तो हम सुबह पंजाब से क्या पूरे मरकज से इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें परवेज लाई ने उनको एक मशवरा दिया था कि आप मरकज में तरीके एतमाद पेश करने के बजाय पहले पंजाब में करके देख लें, ताकि मरकज में आपको किसी बेइज्जती का सामना ना करना पड़े। तो मौलाना फजलुर रहमान इसके जवाब में कहा था कि अगर आप हमारा साथ दे तो हम पंजाब के मरकज में भी इसकी हुकूमत खत्म कर देंगे। इंशाल्लाह जो आगे अगली अपडेट आएगी मैं आपको उससे आगाह रखूंगा। फिर वक्त इतना ही इजाजत है, अल्लाह हाफिज।